हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष सिंगला और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आप आज आरसीसी का जो थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो काफ़ी लेक्चर्स हैं डल चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से प्लीज़ वहाँ से लिंक निकाल लीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो देखिए फ्रेंड, आज की हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपके 115 क्वेश्चंस हो चुके हैं और ये क्वेश्चंस हैं देखिए फ्रेंड्स, सीरियल वाइज नहीं है। काफ़ी क्वेश्चन है बीच में मिस हो चुके थे। तो देखिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन ओवर रेनफोर्स सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर आरसीसी सेक्शन है, कोई सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर है, तो उसके अंदर आपने बताना है क्या फंक्शन रहेगा। तो देखिए मैम, आपको सब कुछ ये रेनफोर्स का लिमिट स्टेट, वर्किंग स्ट्रेस, अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इतना कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लीवर आर्म है जो लेस देन होनी चाहिए आपकी, बैलेंस सेक्शन से कम होनी चाहिए लीवर आर्म। और उसके बाद आपका आता है मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप बाय कंक्रीट वुड इक्वल अवेलेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो आपके जो है सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए बैलेंस रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन को आपने प्रोड्यूस करना है बैलेंस सेक्शन को। तो आपका क्या रहेगा वहाँ पे, रिड्यूस द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इंक्रीज, यानी कि परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील रिक्वायर, कितनी आपको परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर होगी टू प्रोड्यूस ए बैलेंस रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन के लिए। तो आपको क्या क्या सेक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है जो इंक्रीज हो जाएगी, परसेंटेज आपकी टेंसाइल रेनफोर्समेंट की इंक्रीज हो जाएगी। मार्कस करेक्शन इज रिड्यूस इंट्रोड्यूस एज सिंपल करेक्शन टू मार्कस करेक्शन। तो मार्कस करेक्शन की आपको वैल्यू पता होगा, लेस देन वन मैंने आपको कल बताया था, जिसमें मैंने आपको सी आर की भी बताया था। सी आर को एक रिपलिंग लोड है जो इसकी वैल्यू भी जो आपकी क्या रहेगी, लेस देन वन रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका आंसर निकलेगा मार्कस करेक्शन, ये निकलता है हमारा मूवमेंट ऑब्टेन बाय Rankine-Grashof method to allow for corner restraint at corner and for assistance given by torsion। तो ये आपका आंसर रहेगा। और एक यहाँ पर एक और ये आपसे पूछा जाता है कि किस केस में आपका ये वैलिड रहता है, रैनकाइन का ये सिंपली स्पोर्टेड में वैलिड रहता है। अगर आपसे कंटिन्यू की बात की जाए तो कंटिन्यू आपका पिगोड नहीं सॉरी मार्कस आपका होता है कंटिन्यूस के अंदर। तो एक मार्कस क्या होता है, एक रैनकाइन ग्रेशव मेथड का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेवल होता है, यानी कि थोड़ा बहुत करेक्शन करने के बाद है जो ये बनाया जाता है आगे। रेडियल मूवमेंट एट द बाउंड्री ऑफ सिंपली स्पोर्टेड सर्कुलर स्लैब, कोई आपकी सिंपली स्पोर्टेड सर्कुलर स्लैब है सब्जेक्टेड टू यूडीएल, आपका जो जैसे मैंने स्लैब लिया, ये मैंने वैसे सेक्शन काटा है, ये मैंने एक सेक्शन काटा सर्कुलर बनाया हुआ है आपका, इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है। तो यूडीएल लगने के बाद आपने क्या करना है, आपने बताना है कि आपकी मूवमेंट बताना है आपने। या पूछा ना, रेडियल मूवमेंट एट द बाउंड्री, यानी कि आपकी स्पोर्ट के ऊपर आपने स्पोर्ट के ऊपर आपने क्या बताना है, मूवमेंट बताना है। तो आप यहाँ पर जनरली सबसे पहले तो आप एक तरह का ऐसे मान के चलिए, जैसे मैंने सिंपली स्पोर्टेड बीम लिया, लोड लगाया, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे बेंडिंग आपकी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बनता है जीरो। ये आपका आंसर बना जीरो। 120 का आंसर क्या बना आपका, जीरो। लेकिन अब आपसे पूछा है कि सेंटर में बतानी है, आपने सेंटर में बतानी है तो आप कैसे बताएंगे। आपको एक मैं फार्मूला बताता हूँ, आप याद रखिएगा। 3W डिवाइड बाई 6 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इनका आप कर दीजिए स्केयर। तो एक ये सेंटर है आपकी सर्कुलर स्लैब है, तो इसकी रेडियस को किसे डिनोट करेंगे, आर से। एक होता है आपका कि किसी पॉइंट पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो उसकी सी जी होगी ये पी, तो ये होगा आपका स्मॉल आर से डिनोट। अगर आपसे बाउंड्री पूछा है, बाउंड्री यानी कि आपकी यहाँ पे आर आएगी, बाउंड्री आएगी यहाँ पे आर आएगी, ठीक है। तो आपको ये वहाँ से ऐसे करके निकालना होगा। बाउंड्री पे आपकी मूवमेंट आ गई, जीरो आ जाएगी, क्योंकि आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, क्योंकि ये आर बन रही है तो वो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए जीरो आएगा। जब आप सेंटर पे निकाल लेंगे तो आपको क्या करना होगा, आर जीरो हो जाएगा यहाँ पे, आर जीरो होने के दौरान ये जीरो हो गया, तो आपका केवल ये आर बचता है। तो आप 3W का स्केयर डिवाइड बाई 16 आंसर करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा फॉर्मूला, ये आपसे पूछा जा सकता है, रेडियल वगैरह के फार्मूले से रिलेटेड इसमें पूछा जाता है। फिक्स के केस के अंदर भी आपका यही रहेगा, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा कि आपका सेंटर पे जीरो हो जाएगा,
फिक्स के केस में आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, देखो मैं बता देता हूँ। फिक्स के केस में आपने क्या करना है, ऐसे फिक्स हुआ, यहाँ पे लोड लगे, या आप इसका मूवमेंट डायग्राम ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव आया, ऊपर पॉजिटिव आया। नेक्स्ट आता है हुप स्ट्रेस इज डोम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज। क्या लोड होता है ये आप डायरेक्ट याद कीजिएगा कि वैसे वो डोम के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि कंप्रेसिव लोडिंग होती है। यहाँ पे आपने याद रखना है टेंसाइल एट सेक्शन वूज रेडियस वेक्टर एट एंगल ग्रेटर देन 51 डिग्री 15 मिनट, इससे ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कॉनकोर्डेंट प्रोफाइल रिप्रेजेंट फॉर सर्टेन एक्सटर्नल लोड टू सम सेल। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। तो कॉनकोर्डेंट प्रोफाइल आपसे क्या समझदा, आप इससे क्या समझोगे कि जब स्पॉट पे कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी कि जैसे हम आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं आप इसमें वायर वगैरह स्ट्रेच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग हो रही है, आपकी प्री टेंशनिंग हो रही है, और स्पॉट पे कोई रिएक्शन नहीं होती, तो उससे रिलेटेड आएगा ये कॉन्क्रेडेंट प्रोफाइल, वहाँ पे बोला जाता है, यानी कि प्री स्ट्रेस के अंदर। या आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, बेंडिंग डायग्राम आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है फॉर ए गिवन ग्रेड ऑफ स्टील लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स फॉर ए सिंगली रेनफोर्स बीम इज प्रोपोर्शनल टू। किसके प्रोपोर्शनल रहेगा आपका, ये आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे शायद फॉर गिवन ग्रेड लिमिटिंग रेनफोर्समेंट फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट इज प्रोपोर्शनल टू, आई थिंक वैसे तो ये कंक्रीट वाले जो शेयर स्ट्रेंथ होती है उसके प्रोपोर्शनल रहेगा, बाकी मैं आपको चेक करके इसका कमेंट में कर दूंगा। उसके अलावा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कवर बतानी है आपने, मिनिमम क्लियर कवर फॉर लिमिटिंग मेथड के अंदर बतानी है, जिसके अंदर आपको अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया बार स्टील बार इन स्लैब बीम कॉलम फुटिंग, इन सब के अंदर हमने बताना है कि क्या रहेगी। तो देखिए स्लैब के अंदर आपने याद करा होगा, आई थिंक 20, स्लैब के अंदर 20 करा होगा, तो लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 15 हमारा आंसर आ जाता है कई बार। बीम के अंदर 25 ले लेते हैं, फिर हम कॉलम में चलते हैं 40 पे, फुटिंग के अंदर चलते हैं 50 पे। ये हम नॉर्मली टेबल्स के अंदर, मैंने तो यही पढ़ा, आपका पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है, मैंने यही पढ़ा है 20 25 40 50। लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही पूछा जाता है कि ये 15 होता है, ये 25 होता है, ये 40 होता है और ये 75 होता है। क्वेश्चन में हमेशा मोस्टली यही क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप इसे याद रखिएगा, ये आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि सी के अंदर क्लियर कवर है जो कितनी आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, वो 40 mm एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर करेक्ट रहेगी। मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन एन एक्सिल लोडेड शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम के अंदर मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि 0.4% आपका मिनिमम रहेगा और 6% आपका मैक्सिमम रहेगा। बीम के अंदर 4% मैक्सिमम रहता है। मिनिमम का मैंने आपको फार्मूला बताया था, बी इंटू डी यानी कि एरिया, और उसका आपने लेना है 0.85%, और डिवाइड बाय आपने करना है FY से डिवाइड करना है, ये आपका रहेगा मिनिमम के लिए। और ये 6% होता है लैप्ड केस के अंदर, अगर मतलब कि ओवर, मतलब कि नोट लैपिंग, अगर आप लैपिंग कर रहे हैं वहाँ पे तो ये 4% हो जाता है मैक्सिमम। टॉर्जन रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन सेक्शन, गिवन RCC सेक्शन, टॉर्जन के अंदर रेजिस्टिंग कैपेसिटी की पूछा गया यहाँ पे किस में होते हैं, तो वो क्या रहेगी, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन स्ट्रिप्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील, जैसे बढ़ता जाता है तो उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। इन द डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर विच ऑफ द फ्लोइंग लिमिट स्टेट विल कम अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के अंदर बताना है, तो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग रहेगा। इफ़ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टी एट द सेक्शन डज नॉट एक्सीड परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, से ज़्यादा नहीं है, अगर इससे ज़्यादा नहीं है तो आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट मैंने आपको बीम के अंदर बताया था क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि उसके हेयर क्रैक्स ना आए। तो यहाँ पर आपने अब याद, एक और ऑप्शन आता है कि नो शेयर रेनफोर्समेंट, तो शेयर रेनफोर्समेंट कब नहीं प्रोवाइड करेंगे। आप सोच रहे होगे कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस तो कम है तो हम शेयर रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, कम में आपको मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी 50% से भी कम चली जाए, यानी कि
आपकी जो एक्सीड होनी चाहिए, यानी कि जो मैक्सिमम है हमारी, उससे नीचे नॉमिनल जितनी है वो कितनी कम है। अगर उसके भी 50% से कम है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के 50% से कम वैल्यू हमारी आ रही है नॉमिनल, तब हमें नो शेयर एनफोर्समेंट आंसर लगाना होगा। इन वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिज़ाइन रेनफोर्स कंक्रीट एज एज्यूम्ड। क्या जूम करते हैं हम, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लेन स्ट्रेंथ सेक्शन प्लेन रहेगा, टेंसल स्ट्रेंथ इग्नोर करेंगे कंक्रीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इफ ये पता नहीं, क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील रिस्पेक्टिवली एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील फॉर ऑल ग्रेड ऑफ कंक्रीट, देन अल्टीमेट फ्लेक्सिबल स्ट्रेन कंक्रीट। अल्टीमेट मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, अल्टीमेट और नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेन के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन जो होती है, तो अल्टीमेट के अंदर आपका रहेगा 0.35% यानी 0.0035, और अगर आपसे नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेन में पूछा है तो 0.002। ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर होता है 0.0035, यहाँ पर बनती है 0.002। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप ड्यू टू श्रिंकेज, टेम्परेचर, इरेक्शन, पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशिंग। फिनिशिंग वर्ड यूज़ हो चुका है, तो आप कितना करेंगे, स्पैन बाय 350, स्पैन बाय 350 आप यहाँ पे टिक करेंगे। उसके अलावा एक और यहाँ पर होता है कि आपका एक 20 mm भी रह जाता है, और अगर फिनिशिंग वर्ड यूज़ नहीं होता तो स्पैन बाय 250। श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम स्लैब एंड कैन बी एलिमिनेटेड बाय पुटिंग कंप्रेशन स्टील। कैसे आप है जो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप कंप्रेशन स्टील को इक्वल टेंसल स्टील के प्रोवाइड कर देते हैं तब भी आप कर सकते हैं श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को कंट्रोल। इन केस ऑफ टू वे स्लैब लिमिटिंग डिफ्लेक्शन, ये मैंने आपको बताया था कल, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका। फॉर लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसीसी रिजल्ट इन। अगर आप लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम डेप्थ को इंक्रीज करते हैं, स्पैन बाय डी, ये होता है हमारा ए। ए वैल्यू होती है जो हम 1 वे 2 वे स्लैब के अंदर लेते हैं, ए और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है हमारे कैंटिलीवर, सिंपली स्पोर्टेड 20, कंटिन्यू 26, ये हमारी वैल्यू रहती है। तो हम जैसे यहाँ पर ए को लेके आते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ए को लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर ए लगाया तो ये हुआ डी, यानी कि डी जहाँ पर ज़्यादा होगी तो ये क्राइटेरिया होता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल का, लिमिटिंग डिफ्लेक्शन, यानी कि हमें इंक्रीज करनी होगी डेप्थ को। फॉर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एट स्पॉट इन ए कंटिन्यू आरसीसी बीम लाइव लोड शुड बी प्लेस ऑन। कहाँ पर प्लेस करेंगे, ये मैं आपको कल प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। नेक्स्ट स्पैन नेक्स्ट टू एडजेसेंट स्पैन ऑफ द स्पॉट प्लस अल्टरनेट स्पैन, यहाँ पर लोडिंग, यहाँ पर लोडिंग, फिर यहाँ पर लोडिंग, ये मैंने आपको बताया था ऐसे। उसके बाद आता है डिज़ाइन ऑफ 1 वे स्लैब फॉर पॉइंट लोड इज डन बाय, किसके द्वारा डिज़ाइन करेंगे आरसीसी स्लैब को। अगर वहाँ पर हमारी पॉइंट लोडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी विड्थ लेंगे जो उस लोड को रजिस्ट करने के लिए अफेक्टिव हो, टेकिंग स्लैब स्ट्रिप ऑफ विड्थ अफेक्टिव इन रजिस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिवट कोफिशिएंट मेथड ऑफ एनालाइज ऑफ एन इंटीरियर पैनल ऑफ टी बीम ब्रिज। किस लिए होता है ये आपका पिवट्स, आपको मेथड में सबसे पहले ये बता देता हूँ किस लिए यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है इसेंट्रिसिटी के अंदर। जब हमारा प्रोजेक्ट, जो हमारी लोडिंग होती है जो इसेंट्रिसिटी पे हो, यानी कि सीजी पे लाई ना करे, तो पिवट कोफिशिएंट का यूज़ किया जाता है। ये भी मेथड होता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा एप्लीकेबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द केस व्हेन लोड इज इसेंट्रिकली प्लेस्ड। शेयर स्पैन इज एज द जोन वेयर, शेयर स्पैन क्या होती है, जहाँ पर हमारा शेयर फोर्स है जो कांस्टेंट रहे। और एक मैंने आपको यहाँ पर शायद आपको पता होगा, ये फॉर्मूला भी मैं आपको सोम के अंदर करवाया था, करली वी ओवर करली एक्स डब्ल्यू, और एक आपका होता है करली एम ओवर करली एक्स इज इक्वल टू वी शेयर फोर्स।
नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर आपकी करेक्ट रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं शेयर करेक्ट ड्यू टू हाई डायगोनल टेंशन इन केस ऑफ बीम विद देयर वेब्स एंड हाई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, तो ये आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है फॉर अल्टीमेट लोड डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट गेडर आर यूज, ये आपको लोडिंग की वैल्यू बतानी है प्री स्ट्रेस केस के अंदर। तो वो क्या रहेगा, प्री स्ट्रेस के अंदर हमें डायरेक्ट ये वैल्यू वैसे तो याद होनी चाहिए 1.5 डी प्लस डेड लोड प्लस 2.5 लाइव लोड, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर हम वैसे नॉर्मल लिमिट स्टेट में चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, जैसे अब डेड लोड और लाइव लोड ले रहे हैं तो आप इन दोनों को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप डेड लोड लाइव लोड विंड लोड ले रहे हैं या फिर विंड की जगह अर्थक्वेक ले रहे हैं तो वहाँ पर आप 0.2 करेंगे। और अगर हम देखते हैं कि विंड लोड से ज़्यादा अर्थक्वेक लोड आ रहा है तो वहाँ पे 0.9 का रेशियो वो चेंज कर देते हैं। डिफ्लेक्शन कंट्रोल कैन बी यूजिंग अप्रोप्रिएट, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम इसको कंट्रोल करते हैं स्पैन बाय डेप्थ के रेशियो से। और स्पैन बाय डेप्थ के रेशियो से एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, एक मैंने आपको बताया था कि जो हम साइड फेस रेनफोर्समेंट 1% प्रोवाइड करते हैं टी बीम के अंदर ही, मैंने आपको कल आंसर बताया था। तो मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि डेप्थ है जो 750 से ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ये केस कौन सा होता है, ये केस होता है जब आपका जो मेंबर है वो टोर्जन से सब्जेक्टेड नहीं होता, यानी कि वहाँ पे टोर्जन एक्ट नहीं करता। अगर वहाँ पे टोर्जन एक्ट करता है तो ये डेप्थ है जो लिमिटेड हो जाती है 450 तक। तो 450 पे ही आपको जो है 1% डालना पड़ता है। इन लिमिटेड अप्रोच स्पेसिंग मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरी क्या कंट्रोल करती है, क्रैकिंग कंट्रोल करती है। ऐसे ऐसे होता है ना, ये क्रैक गया तो ये मैक्सिमम स्पेसिंग डी होती है, क्योंकि ये dy2 यहाँ पे रजिस्ट करते हैं, dy2 यहाँ पे, ये dy2 और ये dy2 ऐसे, तो ये dy2 डी होता है। तो क्रैकिंग के लिए आपका बेस्ट आंसर रहेगा। उसके बाद बात आती है रेशियो ऑफ द लेटरल प्रेशर ऑफ बल्क स्टोरेज लिमिट मटेरियल एट द टाइम ऑफ एम्प्टी, तो ये एम्प्टी के टाइम पे जो ज़्यादा होता है, ये बीटेक में आपने करा होगा एम्प्टी बंकर्स वगैरह में। ये आज तक मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या होता है। अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन लीड टू, अगर अगर आपकी अनइक्वल हो जाती है परसेंटेज ऑफ स्टील तो आपका श्रिंकेज डिफ्लेक्शन आता है। उसके बाद आपका आता है इफ डी इज द इफेक्टिव डेप्थ, बी इज द विड्थ, डी इज द ओवरऑल डेप्थ, देन मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इज, मैक्सिमम एरिया क्या रहेगा आपका, ये रहता है आपका रेनफोर्समेंट ओवर 0.12, यानी कि 0.12% बोला गया यहाँ पे। नहीं फ्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, क्या बोला गया यहाँ पे, बीम था, हाँ बीम पूछा गया यहाँ पे, बीम बीम के अंदर आपका 4% मैक्सिमम रहता है, तो 20% आएगा, मैं 12 वो स्लैब के अंदर चला गया था मैं। फॉर डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज, ये सब मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल मेंबर इंक्लूड किए हैं। तो हमारा कितना होना चाहिए मैक्सिमम, मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ, स्पैन बाय 220 250, ऊपर 350 वाला था, ये 250 वाला, डिफरेंस आपको मैंने ऊपर बता दिया है। रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट दैट कैन बी यूज्ड 1/8, कल आपको बता चुका हूँ 1/8 होता है मैक्सिमम। तो 1/8 इंटू 75, तो 9 9 mm यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो 8 mm आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 10 नहीं लगाना क्योंकि ये मैक्सिमम 1/8 होता है, 1/8 से तो ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। इन द डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब रिस्ट्रेंट एट ऑल एज, कितनी रिस्ट्रेंट होती है एट ऑल एज पे, अगर टू वे स्लैब है सभी तरफ से वो जो है रिस्ट्रेंट की गई है। कैसे रिस्ट्रेंट की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ये चारों तरफ से आपने रिस्ट्रेन किया है, तो आपने बताना है अब कि इसके अंदर कैसे क्या सिस्टम रहेगा रेनफोर्समेंट का। तो वो रहता है 3/4, यानी कि 0.75, ये करेक्ट रहेगा 0.75। अगर आपसे बोला जाता है कि कंटिन्यू स्लैब है, कंटिन्यू स्लैब आपकी 2 पार्ट के अंदर कंटिन्यू करी गई है,
तो आपने क्या करना है, इसी पार्ट को बस दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, यानी कि 0.375 प्लस करेंगे तो 0.75 आएगा। तो 0.37 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपने लगाना है ये बीच वाला आंसर। स्टील प्रोवाइडेड एट द मिड स्पैन इन द सेम डिफ्लेक्शन डायरेक्शन। ड्रॉप आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रजिस्ट। ड्रॉप क्यों प्रोवाइड किया जाता है, आपने क्या रजिस्ट करना है ड्रॉप से, शीयर रजिस्ट करना है। ड्रॉप कहाँ पे होता है, ये आपने जैसे ये यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ये आपका क्या रजिस्ट करता है, बेंडिंग। तो यहाँ पर आपने लगाना है ड्रॉप किस लिए यूज़ होता है, आपका शीयर के लिए, शीयर रजिस्ट करेगा ड्रॉप। फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर इनफोर्स बीम इज ड्यू टू। फ्लेक्सुरल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, आपका सेकेंडरी कंप्रेशन फेलर आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कंक्रीट आपका पहले फेल होएगा। ओवर इनफोर्स के अंदर रेनफोर्स ज़्यादा है तो आपका स्टील पहले फेल होगा, कंक्रीट पहले फेल होगा। कंक्रीट पहले फेल होने के कारण अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दो ऑप्शन निकलते हैं आपके, कि कंप्रेशन फेल तो हो गया, आप समझ गए, लेकिन प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा। प्राइमरी देखिए फ्रेंड ब्रिटल फेलर होता है, ये अब डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड लगा और ये फेल होगा, वो कंप्रेसिव रहता है, प्राइमरी रहता है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सर की बात की गई, यानी कि ये बाद में फेल हो रहा है, तो ये सेकेंडरी आंसर रहेगा यहाँ पे। अब आता है आपका ए रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर हैज़ ए क्रॉस सेक्शन 150 to 500 इनफेक्टेड इज चेक द लेटरल कंसेप्ट स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन। स्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शन आपने निकालना है, तो आप कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको L/D का रेशियो चेक करना होगा कि ये D से कम है या नहीं है, 8 से कम है या नहीं है, यानी कि 7 सॉरी 7 से नीचे देखना है आपने कि सही है नहीं है। अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो ये फेल होता है। जैसे आपने क्या करा, 4000 डिवाइड बाई 5 करा, 500 यहाँ पे निकाला आपने 8, ये इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि डिफ्लेक्शन में तो फेल हो गया। तो अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी होती है L है, जो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, 25B से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25B आपकी कितनी है, 150। 150 आप यहाँ पे निकालते हैं तो ये अलग से वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आएगी, जो आप 3700 के करीब निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगी। ये क्या कह रहा है कि एल है जो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि एल तो आपकी 4000 है ना, में कन्वर्ट करते हैं तो इससे ज़्यादा है, यानी कि स्टेबिलिटी में भी फेल है और आपका डिफ्लेक्शन में भी फेल है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट इन RCC वॉल शुड नॉट एक्सीड। वर्टिकल रेनफोर्समेंट की वजह कितनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग, तो वो आपकी जो 3 टाइम द थिकनेस ऑफ द वॉल, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी किसी भी हाल में। In reinforced concrete retaining wall shear provided if retaining wall is not safe against over sliding के अगेंस्ट अगर सेफ नहीं होती तो हम रिटेनिंग वॉल शेयर प्रोवाइडेड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में होता है लॉस आपका, 8 से 12%। इन द लिमिट स्टेट ऑफ डिज़ाइन द फेलर क्राइटेरिया रेनफोर्स कंक्रीट बीम एंड कॉलम, किस बेस पे क्राइटेरिया होता है इसका, मैं आपको ये पूरी सारी स्टोरी थ्योरी हैं जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी रहता है इसका आंसर। इनके डायग्राम भी आपको पता होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का आपका रेक्टेंगुलर डायग्राम रहता है, अगर स्ट्रेन की बात करें तो ये उसमें चला जाता है, थोड़ा डायगोनियल में चला जाता है। उसके बाद आपका आता है स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस थ्योरी आपकी जो एलिप्स के अंदर चली जाती है, हेक्सागोनल के अंदर चली जाएगी। ये शीयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है जो आपकी चली, ये एनर्जी थ्योरी चली जाएगी आपकी एक्स इसमें एलिप्स, एलिप्स में ये चली जाएगी, ऊपर वाली आपकी हेक्सागोनल में चली जाएगी। उसके बाद आता है बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट फॉर कंटिन्यू RCC स्लैब इज कोड इज बेस ऑन, किसके ऊपर बेस है बेंडिंग मोमेंट का आपका, तो वो होते हैं मार्कस। मार्कस मेथड है, मैं पिगोट्स और मार्कस आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। सिंपली स्पोर्टेड के अंदर एनकाइन होता है, अगर कंटिन्यू की बात करें हम तो ग्रेशॉफ मेथड रहेगा। सम ऑफ नोडल फोर्स इन एनी यील्ड लाइन इंटरसेक्शन इन ए स्लैब इज, नोडल फोर्स से ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 0 होगा सम।
तो देखिए फ्रेंड्स, तो इतनी ही रहेगी आज की वीडियो क्लासेस। इसके दोबारा इससे आगे की क्लासेस रहेगी, आई थिंक मैं BCMD या BCMD कोशिश करूँगा कि आपके सामने वो क्वेश्चन लाए जाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।